हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अपना टॉपिक रहेगा एरिथ्रोपोइसिस। हम ब्लड वाले सेक्शन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले 5 वीडियोस ऑल रिलीज़ किए हैं और ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ब्लड का 5th पोर्शन है, यानी जो इसका 5th वीडियो है जिसमें हमने बात की अबाउट हीमोपोइसिस, उसको पहले देखो। बिकॉज हमने मैक्सिमम सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं ना, इसलिए मैंने हीमोपोइसिस पे वीडियो अलग से बनाया था ताकि मुझे सारे ब्लड सेल्स अलग से डिस्कस नहीं करने पड़े। बस उससे रिलेटेड कुछ दूसरे फैक्टर्स, कंसेप्ट जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में देख लेंगे। बाकी अदरवाइज़ हमने सब कुछ हीमोपोइसिस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं हम लोग। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पोइसिस का मतलब क्या होता है? मेकिंग, फॉर्मेशन, है ना, सिंथेसिस। और एरिथ्रो का मतलब आरबीसीज। तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसीज का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि चाहे आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो, प्लेटलेट्स हो, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, इन सब का जो ओरिजिन है वो कॉमन रहता है और ये सब के सब जो है बनते हैं आपके इनिशियल स्टेम सेल्स से रेड बोन मैरो के अंदर। तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन रेड बोन मैरो। और ये चार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये ओरिजिनल सेल्स हैं, इन्हीं को आप हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या एचएससीज कहते हो, इन्हीं से सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सारा हमने एक साथ वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और इस पॉइंट पे आके मैंने आपको कहा था कि थ्रू मल्टीपल डिविजन्स ये यहाँ पर प्रो इराइथ्रोब्लास्ट फिर फाइनली आरबीसीज में कन्वर्ट होता है ना। हमने इन शॉर्ट सबका एक साथ देख लिया था कि कौन कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स की। शुरुआत से देखता हूँ, एक बार केवल एरिथ्रोसाइट्स की बात करूँगा। एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन में सबसे मेन सेल जो पेरेंट सेल है वो है ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसको आप पेरेंट सेल कह सकते हो, या फिर हमने इसका एक और नाम पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, इसी को कहा जाता है हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट, तो हीमोसाइटोब्लास्ट कह लो, हीमोपोइटिक स्टेम सेल कह लो, ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल कह लो, ये सारे के सारे पेरेंट सेल हैं। इस पेरेंट सेल से डेवलप होता है फर्स्ट जनरेशन सेल जिसका नाम है माइलॉइड स्टेम सेल। मैंने उस वक्त भी कहा था आपको कि 2 तरह के स्टेम सेल्स बनते हैं इसके ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से, एक माइलॉइड और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल नाम से समझ में आ गया, केवल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है इससे। और जो माइलॉइड है, इस माइलॉइड से आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बाकी सारे के सारे ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स को छोड़ के सारे के सारे माइलॉइड स्टेम सेल से ही डेवलप होते हैं। फिर माइलॉइड स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है इरेथ्रोसाइट्स का, ये बनता है, उससे डेवलप होता है फिर प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। अब आपको इन शॉर्ट याद क्या है करना है? सबसे पहले तो ये याद करना है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से माइलॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगा प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। अब केवल पर्टिकुलर आरबीसीज की बात करते हैं, यहाँ पे समझना आप। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अभी है ना, पीछे देखा था हमने, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाया था हमने। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देखो प्रो वर्ड हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा उससे पहले वाला। जैसे आप लगाते हो ना, प्रो एंजाइम वर्ड यूज़ करते हो आप, है ना, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो प्रो रेनिन। तो प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि एंजाइम का जो एक्टिव फॉर्म है उससे पहले वाला फॉर्म। तो प्रो मतलब उससे पहले वाला फॉर्म, यानी अब ये आगे चल के एंजाइम में डेवलप होगा। वैसे ही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आगे चल के एरिथ्रोब्लास्ट में डेवलप होगा, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। तो जो सबसे पहली स्टेज आ जाएगी वो कहलाएगी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से डेवलप होंगे एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या डेवलप होंगे? एरिथ्रोब्लास्ट। और ये एरिथ्रोब्लास्ट की भी अलग अलग स्टेजेस रहती है। ठीक है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, जो फर्दर डेवलप होते हैं रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट से फिर फाइनली बनते हैं मैच्योर आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट। बहुत आसान है याद करना। अगर आप इतना डिटेल में नहीं याद करना चाहो तो देखो, आप सबसे पहले बना लो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, है ना। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से पहले वो जो हिमेपोइटिक स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल, फिर माइलॉइड स्टेम सेल से आप बनाया प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद में आप सेकंड स्टेज डायरेक्ट शो करो एरिथ्रोब्लास्ट, ये भी कर सकते हो आप, है ना, अगर आप एरिथ्रोब्लास्ट को 3 अलग अलग में शो नहीं करना चाहते तो। और एरिथ्रोब्लास्ट के बाद तीसरा बनाओ रेटिकुलोसाइट और चौथा बनाओ एरिथ्रोसाइट या मैच्योर आरबीसी। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और मैच्योर आरबीसी।
और अगर अलग अलग भी करना चाहो तो देखो बेजोफिलिक है ना, जैसे बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो बेजोफिलिक, फिर पॉलीक्रोमेटिक और फिर ऑर्थोक्रोमेटिक, ये 3 एरिथ्रोब्लास्ट की अलग अलग स्टेज है। तो इन स्टेजेस से होता हुआ फिर एट द एंड क्या बनता है, मैच्योर आरबीसीज। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आएगा कि न्यूक्लियस का लॉस कब होता है। हम क्या कहते हैं कि जो यंग आरबीसीज होती है उन यंग आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, यहाँ देखो आप प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट न्यूक्लियस है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट न्यूक्लियस है, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट न्यूक्लियस है, रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि न्यूक्लियस इस स्टेज पर आरबीसी ने लूज कर दिया। किस स्टेज पे, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, या फिर आप कह सकते हो कि सर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट में से न्यूक्लियस लूज होगा तब बनेगा रेटिकुलोसाइट और उससे डेवलप होंगे मैच्योर आरबीसीज। तो बोथ रेटिकुलोसाइट्स और मैच्योर आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स, इन दोनों ही स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता है। दोनों ही स्टेजेस कैसी होगी, ई न्यूक्लिएटेड है ना। और सबसे ज़्यादा आप कन्फ्यूजन देख लेना यही है, बहुत से स्टूडेंट्स रेटिकुलोसाइट्स को न्यूक्लिएटेड लिखते हैं, और इवन आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो गूगल पे भी आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स कन्फ्यूज्ड है, कोई इसको न्यूक्लिएटेड बता रही है तो कोई ई न्यूक्लिएटेड। या तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखो ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड फिजियोलॉजी की जो बुक्स है ना, उन बुक्स में से लिए गए हैं ये नोट्स। और हर एक वीडियो को मैंने रिलीज़ करने से पहले हर एक फैक्ट को मैंने काफ़ी बार रीचेक भी किया है, ठीक है, आपके लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बुक्स से ली हुई इन्फॉर्मेशन है। तो रेटिकुलोसाइट और मैच्योर आरबीसीज दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये प्रॉपर आपके एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज कहलाती है। कैसे शुरू होता है, ये देखो होता है हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, उस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डेवलप होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है, और माइलॉइड स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, और फिर उससे डायरेक्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर उससे एरिथ्रोब्लास्ट, उससे रेटिकुलोसाइट और फिर उससे मैच्योर आरबीसीज। तो इन स्टेजेस से होता हुआ अल्टीमेटली एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे ही न्यूक्लियस का लॉस होता है, ये न्यूक्लियस सेंटर में से लूज़ किया जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस सेंटर में लूज़ किया जाता है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये इंडेंट हो जाता है। इंडेंट हो जाता है मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई चीज़ थी और वो जैसे ही बाहर निकली वहाँ पे जगह खाली हो गई, तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुश हो गई। इसकी वजह से आपको आरबीसीज जो है वो बायकॉन्केव दिखाई देती है। तो ये रीज़न है आरबीसीज के बायकॉन्केव होने का कि लॉस ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेज द सेंटर ऑफ द सेल टू इंडेंट विच प्रोड्यूसेस द रेड ब्लड सेल्स डिस्टिंक्टिव बायकॉन्केव शेप। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको ध्यान रखना है, बोन मैरो तक यहाँ तक डेवलपमेंट होता है। देखो ये जो स्टेज है ना, ये बोन मैरो तक स्टेज है। ये एरिथ्रोब्लास्ट्स को बोन मैरो से निकलकर, बोन मैरो में जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, उन कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट है, उन पोर्स के थ्रू स्क्वीज होकर ये रेटिकुलोसाइट्स ब्लड में एंटर करते हैं। ये पिक्चर देखो आप यहाँ पे, ये देखो ये कैपिलरी और ये कैपिलरी के एंडोथीलियल सेल्स। आप सबको पता है कैपिलरी में केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है एंडोथीलियम, और इस एंडोथीलियम के सेल्स को कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू स्क्वीज इन होकर आरबीसीज जो है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगे। हमने क्या कहा, आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रेड बोन मैरो एक हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, अच्छा खासा ब्लड सप्लाई होता है उसके पास में, है ना। तो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ रेटिकुलोसाइट जो है इस स्टेज पर आरबीसी है ना ब्लड में एंटर करती है, और ब्लड में आने के 1 से 2 दिन बाद में ये रेटिकुलोसाइट मैच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, फैक्ट ध्यान रखना है कि मैच्योर आरबीसीज ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं करते। एंटर कौन करता है, रेटिकुलोसाइट। और यहीं से आप समझ लें कि 2 चीज़ें एक साथ याद कर लें कि रेटिकुलोसाइट की स्टेज में एंट्री होती है और रेटिकुलोसाइट स्टेज पर ही जो है न्यूक्लियस निकल जाता है उससे पहले ही। यानी रेटिकुलोसाइट इन्यूक्लिएटेड भी है और रेटिकुलोसाइट ही ब्लड में एंटर करता है, और यही 1-2 दिन में वापस मैच्योर आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। तो दीज रेटिकुलोसाइट्स पास फ्रॉम रेड बोन मैरो इनटू द ब्लड स्ट्रीम by squeezing between endothelial cells of blood capillaries and develop into mature RBCs within 1 to 2 days। यानी अगर आप आपके ब्लड का अगर जब भी टेस्ट कराओगे तो आपको ब्लड में हमेशा देखना रेटिकुलोसाइट्स भी देखने को
मिलते हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड है ना, कि आरबीसीज का प्रोसेस रेगुलेट कैसे होता है, कैसे आरबीसीज का जो रेट है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस का जो रेट है, किस कंडीशंस में और कैसे बढ़ती है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करीब करीब सेम पेस पे चलता है। अब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आरबीसीज का जब लाइफ ओवर हो गया, आरबीसीज का लाइफ कितना रहता है 120 डेज का, है ना। 120 डेज हो गए, अभी जो ओल्ड आरबीसीज है उनको डिसइंटीग्रेट किया जाता है ना। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का 120 डेज के बाद में, तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन चल रहा है एक तरफ लगातार और एक तरफ आरबीसीज का फॉर्मेशन चल रहा है, तो इन दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का नंबर हमेशा आपके ब्लड में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कई बार समझो किसी रीज़न से ऐसा हो गया कि रेड ब्लड सेल का जो डिस्ट्रक्शन रेट है वो ज़्यादा है। जैसे कोई भी आप पैथोलॉजिकल कंडीशन देख लें, जैसे मलेरिया होता है ना, क्रोनिक मलेरिया के केस में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसका फॉर्मेशन। यह समझो कोई रीज़न ऐसा हो गया जिसकी वजह से आरबीसीज का नंबर कम हो रहा है। एनीमिया का केस देख लो आप, है ना, एनीमिया हो गया पेशेंट को, उस एनीमिया होने के बाद में जो आरबीसीज का नंबर है वो कम हो गया। तो ऐसे केसेस में एरिथ्रोपोइसिस की रेट कैसे बढ़ाई जाती है या कैसे आरबीसीज के फॉर्मेशन की रेट कम की जाती है, वो हम लोग अब यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो बात करते हैं कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन से। देखो जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहला क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहला फ़र्क पड़ेगा आरबीसी के फंक्शनिंग पे। हम सबको पता है कि आरबीसी का मेन काम रहता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो अगर आरबीसीज का नंबर कम हो गया तो आपके टिश्यूज़ तक पहुंचने वाला ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की खुद की जो ब्लड की खुद की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। आरबीसीज का नंबर कम है, इसकी वजह से इंड्यूस होगा टिश्यू हाइपोक्सिया। क्या इंड्यूस होगा? टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया वर्ड को तोड़ते हैं एक बार, लाओ देखो। हाइपो मतलब कम और ऑक्सिया, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, है ना, सिंपल सा मीनिंग है भाई। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब टिश्यूज़ में, जब सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगे तो उसे कहा जाता है टिश्यू हाइपोक्सिया। अब अगर आपके सेल्स को या टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा तो इन टिश्यूज़ में होने वाला रेस्पिरेशन भी कम होने लगेगा। तो इसके लिए जैसे ही टिश्यू हाइपोक्सिया होगा सबसे पहले स्टिमुलेट होता है किडनी। टिश्यू हाइपोक्सिया के केस में सबसे पहले स्टिमुलेशन किसको मिलता है? किडनी को। मैं एक और केस की यहाँ बात करना चाहूँगा बीच में टिश्यू हाइपोक्सिया की। देखो एक तो मैंने कब कहा, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है एरिथ्रोपोइसिस से, या फिर समझ लो आप एनीमिया का केस है, तो टिश्यू हाइपोक्सिया एनीमिया के केस में भी हो सकता है। टिश्यू हाइपोक्सिया किसी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं, जैसे मलेरिया की बात कर लेते हैं हम, जिसमें जो आरबीसीज का हिमोलाइसिस है वो ज़्यादा हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट एक अलग ही केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। माउंटेन सिकनेस कहते हैं इसको। माउंटेन सिकनेस का मतलब क्या होता है? माउंटेन सिकनेस यानी जब आप पहाड़ियों पे जाते हो, है ना, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ पे जाते हो, जैसे कुल्लू, मनाली, कश्मीर, तो उन एरियाज़ में जाने के बाद में जो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उस कंडीशन को कहा जाता है माउंटेन सिकनेस। तो इस माउंटेन सिकनेस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखना है कि माउंटेन सिकनेस से टिश्यू हाइपोक्सिया होता है ना। तो इस केस में भी जो है किडनी स्टिमुलेट होगी। तो स्टिमुलेशन हुआ है किडनी का, ठीक है। अब जो किडनी का स्टिमुलेशन होता है तो किडनी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है EPO, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। किससे? किडनी से। अब यहाँ पे भी आपको इंटरनेट कंफ्यूज करेगा। इंटरनेट कैसे कंफ्यूज करेगा कि बहुत सी साइट्स पे, बहुत सारी जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने किडनी में, जो रेनिन बनाता है। बहुत सी वेबसाइट्स ने ऐसा लिख दिया है कि किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स यानी जेजी सेल्स है वही एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जेजी सेल्स रेनिन नाम का दूसरा हार्मोन बनाती है और एरिथ्रोपोइटिन बनाने वाले सेल्स दूसरे हैं। ये बेसिकली पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं। ये दी सेल्स आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उन नेफ्रॉन्स के बीच में कुछ जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, उस इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट कुछ सेल्स हैं स्पेशल, जिनको कहा जाता है पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज
करते हैं। और जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन, अब इसका नाम क्या रखा गया है, एरिथ्रोपोइटिन, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस करवाने वाला, है ना। कितना क्लियर नाम रखा हमने, एरिथ्रोपोइटिन, यानी ऐसा हार्मोन जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, उसको आप कहते हो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये क्या करता है बेसिकली, एरिथ्रोपोइटिन का जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है कि ये डेवलपमेंट करवाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट्स को रेटिकुलोसाइट्स में। तो ये जो स्टेज है जिसमें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट्स से बाद में बनेंगे आपके एरिथ्रोब्लास्ट्स और उससे बनेंगे रेटिकुलोसाइट्स, उस प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है, यानी फटाफट ये डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ने लगता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन का काम है, जो कहाँ से रिलीज होता है, बाय किडनी, पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स इन किडनी। इसलिए एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनफैक्ट ये नीट यूजी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन था कि अगर एक पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है, अगर एक पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है तो उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा था, और एक स्टेटमेंट में ये था कि उस पेशेंट को एनीमिया रहता है, तो उसको जस्टिफाई करना था कि ट्रू था या फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट था। तो देखो, जो पेशेंट हीमोडायलिसिस पे, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो हीमोडायलिसिस कब करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं हम किडनी फेलियर के केसेस में। अब देखो क्लियर सी बात है, अगर किडनी फेलियर हो रखा है पेशेंट का, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो ईपीओ भी रिलीज़ नहीं होगा। अगर ईपीओ रिलीज़ नहीं होगा तो जो एरिथ्रोपोइसिस है उसका भी जो रेट है वो काफ़ी कम रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स हमेशा एनीमिक रहते हैं, इनमें आरबीसीज का नंबर कम रहता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अभी जो ईपीओ की बात कर रहे हैं ना, एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइटिन केवल किडनी से रिलीज़ नहीं होता। एरिथ्रोपोइटिन एडल्ट्स में किडनी से भी रिलीज़ होता है, लीवर से भी रिलीज़ होता है और रिलीज़ होता है ब्रेन से भी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट इसका किडनी से ही निकलता है। लीवर और ब्रेन थोड़ा कम अमाउंट में ईपीओ बनाते हैं, इसलिए अपना पहला जो चॉइस रहेगा आंसर का वो हमेशा रहेगा किडनी में। और अगर हम बात करें आफ्टर बर्थ की, तो आफ्टर बर्थ जो पहले कुछ वीक्स होते हैं, उन वीक्स में तो मेन जो ईपीओ का सोर्स है वो लीवर रहता है एंड नॉट किडनी। समझ लो, सबसे ज़्यादा ईपीओ आफ्टर बर्थ फर्स्ट फ्यू वीक्स में कौन बनाता है, लीवर एंड नॉट किडनी, लेकिन उसके बाद में जो मेजर अमाउंट आता है वो आता है किडनी से। इसलिए आप देखना है इनिशियली आपके कई केसेस में ऐसा मिलेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, है ना, उनमें एनीमिया के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ईपीओ लीवर से बन रहा है ना कि किडनी से। अब हम सोच रहे होंगे कि सर क्या फ़र्क पड़ता है लीवर बनाए या किडनी बनाए, फंक्शन तो सेम ही कर रहा है ईपीओ, तो फिर एनीमिया के चांसेस क्यों कम है, एनीमिया के चांसेस क्यों ज़्यादा है फर्स्ट फ्यू वीक्स में। तो उसका भी आंसर सुनो आप। देखो क्या होता है कि एक तरफ लीवर बनाए ईपीओ और एक तरफ किडनी बनाए ईपीओ, ईपीओ तो अपना बराबर काम करेगा, लेकिन टिश्यू हाइपोक्सिया के लिए लीवर कम सेंसिटिव है, लीवर कम सेंसिटिव है, जबकि किडनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। तो किडनी जब ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करता है टिश्यू हाइपोक्सिया के लिए, तो किडनी जल्दी स्टिमुलेट होता है ना, और वो फटाफट जो है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है, लेकिन लीवर इतना सेंसिटिव नहीं होता टिश्यू हाइपोक्सिया के लिए। इसलिए इनिशियल फ्यू वीक्स में आपको बच्चों में एनीमिया देखने को मिल सकता है, ये इसका प्रॉपर रीज़न है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, और ये कंफ्यूज करता है हमेशा। देखो एक फैक्ट बता रहा हूँ, पहले इस फैक्ट को समझें फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। बोन मैरो की हम बात करें तो हमने कहा बोन मैरो आरबीसीज भी बना रहा है, बोन मैरो डब्ल्यूबीसीज भी बना रहा है और बोन मैरो प्लेटलेट्स भी बना रहा है, लेकिन बोन मैरो का 75% पार्ट डब्ल्यूबीसीज बनाने में लगा हुआ है, जबकि केवल 25% पार्ट ही आरबीसीज बना रहा है। बोन मैरो का जो 75% कंपोनेंट है वो डब्ल्यूबीसीज में बनाने में लगा है और केवल 25% ही आरबीसीज बनाने में लगा है, यानी 3:1 के रेशियो में अगर 3 डब्ल्यूबीसी बनती है तो 1 आरबीसी बनती है। लेकिन फिर भी अगर आप नंबर देखोगे, आरबीसीज का नंबर कितना है, आरबीसीज का नंबर ऑन एन एवरेज 5 मिलियन पर 100 ml, 5 मिलियन पर 100 ml, और डब्ल्यूबीसीज का 6 to 10,000 पर 100 ml। एक तरफ 10,000 और एक तरफ 5 मिलियन यानी 50 लाख। डिफरेंस देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है, आरबीसीज का नंबर ह्यूज, डब्ल्यूबीसीज का नंबर इतना कम, जबकि 75% पार्ट डब्ल्यूबीसीज बना रहा है, 25% पार्ट आरबीसीज बना रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसके बाद भी ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोसाइट्स, और रेशियो 1:500। तो इसके पीछे का रीज़न पूछ रहे हैं, और इसका रीज़न देखो बहुत साफ़ है, मैं आपको बताऊँ। आप इसका लाइफ स्पैन कंपेयर करो, एक आरबीसी 120 दिन चलता है, ये इसका लाइफ रहता है।
जबकि WBCs का लाइफ की अगर आप बात करो तो एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ 5 to 7 डेज़। हालांकि कुछ WBCs ऐसे हैं जो एक दिन में भी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 10 दिन भी चलते हैं। कुछ WBCs जैसे आपने पढ़ा होगा मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उनका लाइफ ईयर्स तक में रहता है ना। बट हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो 5 to 7 डेज़। अब आप खुद सोचें, हर 5 से 7 दिन में एक नई WBC बनानी है और हर 120 दिन में एक नई RBC बनानी है, तो बोन मैरो को ज़्यादा किस पे काम करना पड़ेगा? WBCs पे। तो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट कि इनका लाइफ स्पेन में डिफरेंस की वजह से ऐसा रहता है कि ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू RBCs। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फैक्टर्स फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब ये केवल ऐसा नहीं है मेडिकल वालों के लिए, नीट UG के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको आगे चल के एनीमिया पढ़ना है। तो एनीमिया तभी समझ में आएगा जब आपको एरिथ्रोपोइसिस के फैक्टर्स पता होंगे, यानी वो सारे फैक्टर्स जो RBCs के प्रोडक्शन, RBCs के नंबर को बढ़ा सकते हैं, RBCs के नंबर को कम कर सकते हैं, वो सारे हमको यहाँ पर स्टडी करना है। और इसमें सबसे पहला फैक्टर है एरिथ्रोपोइटिन। अब यहाँ कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स हैं ना, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स छुपे हैं इसके अंदर। देखो एरिथ्रोपोइटिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि एरिथ्रोपोइटिन, पहली बात तो ना देखो, कुछ बुक्स में हीमोपोइटिन लिखा है इसको, कुछ बुक्स में एरिथ्रोपोइटिन को लिखा है एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, है ना। तो ये सब एक ही चीज़ है, एरिथ्रोपोइटिन, हीमोपोइटिन या एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। बेसिकली ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ये केमिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको इसकी। और मेनली ये कहाँ से रिलीज होता है? तो प्राइमरीली फ्रॉम किडनी, और किडनी में भी जो इंटेस्टिशियल सेल्स है, पेरिट्यूबुलर इंटेस्टिशियल सेल्स, वहाँ से ही रिलीज होता है। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट्स में लीवर और ब्रेन से भी रिलीज होता है ना। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब कुछ बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट आते हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट है कि हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि मैन में RBCs का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इसके पीछे का कंसेप्ट भी एरिथ्रोपोइटिन से ही रिलेटेड है। क्यों? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्योंकि वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से RBCs का नंबर कम हो जाता है। तो देखो ये एग्जैक्ट रीज़न मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? उसका भी रीज़न समझता हूँ मैं। आप एक काम कर लो, प्यूबर्टी से पहले चलते हैं हम। मैं उस रीज़न को क्यों डिनाई कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ प्री प्यूबर्टल स्टेज में। प्री प्यूबर्टल स्टेज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू भी नहीं हुई थी, तब आप एक बॉय और एक गर्ल के बीच का RBC का नंबर देख लेना, तब भी बॉय का RBC का नंबर ज़्यादा रहेगा प्री प्यूबर्टी स्टेज में। तो समझ रहे हो? तो केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉट दी प्रॉपर रीज़न। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसकी वजह से उसका नंबर कम हो सकता है, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। उसके पीछे का मेन रीज़न समझें आप कि मैन और वुमेन में RBCs के नंबर का डिफरेंस क्यों होता है। तो उसका मेन रीज़न है टेस्टोस्टेरोन। मैन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है ना, और सेक्स हार्मोन है मैन का। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है EPO यानी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन को। तो जब टेस्टोस्टेरोन का रिलीज बढ़ता है तो एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज बढ़ता है। एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज बढ़ेगा तो अपने आप RBCs का नंबर इंक्रीज होता है। तो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का बोल सकते हो, सही बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी लॉस होता है जिसकी वजह से वगैरह वगैरह, सही बात है आपकी। मेन रीज़न है टेस्टोस्टेरोन का एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेशन। ठीक है, उसके अलावा आप देखो, बात करते हैं माउंटेन ड्वेलर्स की। ऐसे लोग जो माउंटेन्स में रहते हैं, उन माउंटेन्स में रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता है RBCs का नंबर। उसके पीछे का भी रीज़न क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर तो पूरा एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इसके बारे में। इनफैक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको आंसर पता हो इसका तो मुझे बताइएगा। हालांकि आपको हिंट मिल गया होगा, कमेंट सेक्शन में आके बताओ मुझे। मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा अबाउट माउंटेन सिकनेस वाले वीडियो में। क्वेश्चन है कि आपने मैराथन वगैरह देखी होगी कई बार, और मैराथन में आप पढ़ते हो, मैराथन में आप नोटिस करना, ये जो मैराथन दौड़ने वाले जो आते हैं, जो एथलीट्स हैं, जो केनिया से जो एथलीट्स हैं ना, उनका आपको मैक्सिमम केसेस में ये मैराथन में विनर्स केनिया से देखने को मिलते हैं आपको। और उसके पीछे का रीज़न जो है, हम लोग, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बताएं, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे इसको माउंटेन सिकनेस वाले वीडियो में, वहाँ पर देखेंगे। तो एरिथ्रोपोइटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थायराइड हार्मोन जो आपकी बॉडी का
बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट मेंटेन करता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस। आपने पढ़ा होगा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन के बारे में ना एक लाइन पढ़ी होगी आपने कहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन ये दोनों सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हैं। ये दोनों कैसे हार्मोन्स हैं? सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हैं। सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे हार्मोन्स जो मिलकर एक पर्टिकुलर काम को करते हैं उसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। जैसे बात करता हूँ ग्रोथ की, तो जब ग्रोथ होती है ना बच्चों में, तो अगर आपका ग्रोथ हार्मोन और T3 T4 दोनों का लेवल बराबर है तो ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। इनमें से किसी एक भी हार्मोन की कमी हो गई तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रह पाती। जैसे ग्रोथ हार्मोन बराबर है लेकिन T3 T4 कम है तो भी आप देख लेना ग्रोथ कम रहेगी उसकी। तो ये दोनों हार्मोन सिनर्जिस्टिक है। सिनर्जिस्टिक का ऑपोजिट होता है एंटागोनिस्टिक। ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के फंक्शन को काउंटर करते हैं उसको आप कहते हो एंटागोनिस्टिक हार्मोन। जैसे आप बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन की। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागोन की, है ना। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है जबकि ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जो काउंटर करते हैं उनको एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं और जो मिलकर साथ काम करते हैं उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन और T3 T4 यानी थायरॉक्सिन दोनों सिनर्जिस्टिक हार्मोन है और एरिथ्रोपोइसिस में भी दोनों का सिनर्जिस्टिक रोल रहता है। आप ये चीज़ नोटिस करना, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो उस प्रेग्नेंट वुमेन का थायराइड लेवल चेक करती है, बिकॉज थायरॉक्सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है अगर वहाँ थायरॉक्सिन कम पड़ता है, मैटरनल थायरॉक्सिन बहुत कम हो जाता है, तो ये ध्यान रखना इनिशियली जब तक बच्चे में थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती फीटस में, तब तक मैटरनल थायरॉक्सिन ही बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन के सारे काम करता है। तो अगर ऐसे केसेस में मैटरनल यानी मदर में थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो बच्चे में भी थायरॉक्सिन की कमी होगी, क्योंकि ये मैटरनल थायरॉक्सिन ही जैसा मैंने अभी कहा उसमें काम करेगा। तो एनीमिया होने के चांसेस बच्चे में बहुत सीवियर रहते हैं, है ना। इसलिए थायराइड लेवल्स चेक किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एरिथ्रोपोइटिन और थायरॉक्सिन ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस के लिए रोल प्ले करते हैं। और तीसरा है हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स। अब हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स ये कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल टिश्यू फैक्टर्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अबाउट साइटोकाइंस, है ना। साइटोकाइंस जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। साइटोकाइंस का एक टाइप रहता है इंटरल्यूकिन्स। ये इंटरल्यूकिन्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। जब वीडियो बनाएंगे इंटरल्यूकिन्स पे तब हम इनके सारे फंक्शंस वगैरह वहाँ पर स्टडी करेंगे। ये जस्ट आपको एक माइंड में डालने के लिए कि इंटरल्यूकिन्स का भी रोल रहता है एरिथ्रोपोइसिस में। फिर हम बात करते हैं वाइटामिन्स, और यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टार लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनीमिया में वाइटामिन्स पर ही आते हैं। तो कुछ वाइटामिन्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन दी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 जिसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन या फिर इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब इसका नाम ऐसा क्यों है वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहला है विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, दूसरा है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। आपको याद हो तो जो आरबीसी का जो बेसिक वीडियो है उसमें हमने ये दोनों डिस्कस कर लिए थे कि ये दोनों और आयरन ये तीनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीस। तो विटामिन B12, साइनोकोबालामिन और फॉलिक एसिड, विटामिन B9 ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। उसके अलावा विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E का भी रोल रहता है एरिथ्रोपोइसिस में। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की जिसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF। अब देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक तरफ और एक तरफ इंट्रिंसिक फैक्टर। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रिलीज़ कहाँ से होता है। तो आपने स्टमक अगर पढ़ा हो तो स्टमक की जो म्यूकोजा है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो मल्टीपल एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है फॉर डाइजेशन, उसमें एक सेल पढ़ा होगा आपने पैराइटल सेल, है ना। पैराइटल सेल ये वो सेल्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही सेल्स जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में HCl बनाते हैं वो एक और प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या CIF। तो एक तरफ इंट्रिंसिक फैक्टर और एक तरफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इसको समझते हैं हम लोग ऐसा नाम क्यों रखा गया और ये क्या है। देखें आप समझे, मैं चलता हूँ विटामिन B12 की तरफ। विटामिन B12 ठीक है, एक तरह का विटामिन है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। अब विटामिन B12 की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने के दो रीज़न समझें आप। सबसे पहला रीज़न है कि आप डाइट में ही कम ले रहे हो। विटामिन B12 अगर आपके डाइट में कम होंगे
तो इससे होगा एनीमिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि B12 मैच्योरेशन कराते हैं। दूसरी तरफ चलता हूँ मैं, पैराइटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। ये पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी स्टमक में रिलीज होता है, तब इस CIF की हेल्प से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है किसकी हेल्प से? CIF की हेल्प से। यानी अगर इन एनी केस आपकी बॉडी में CIF कम हो जाए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, जिससे अगेन क्या होगा? एनीमिया। इस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एनीमिया पे पूरा एक अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब आपसे पूछा जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के 2 कॉजेज बताएं, तो आप कहोगे पहला एक्सट्रिंसिक कॉज। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का कॉज, यानी बाहर यानी डाइट से ही B12 कम आ रहा है, यानी बाहर से यानी डाइट से ही B12 कम आ रहा है, तो इसलिए हमने विटामिन B12 को तो क्या बोल दिया? एक्सट्रिंसिक फैक्टर, है ना, ये बॉडी के बाहर का है। और इंट्रिंसिक कॉज क्या है, यानी अंदर का कॉज क्या है? तो आपकी बॉडी के अंदर ही दिक्कत है, CIF कम है। आपके फूड में B12 है, फूड में अच्छा खासा B12 है, डाइट में कमी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ही एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, बॉडी का इंट्रिंसिक फैक्टर, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहा, जिसकी वजह से ये एनीमिया हो रहा है। यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो खुद विटामिन B12 है, और इंट्रिंसिक फैक्टर है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन खेलते हैं हम लोग। आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है उस डिजीज़ का नाम। एक ऐसी डिजीज़ बतानी है मुझे आपको जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और ऐसे केसेस में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है अगेंस्ट पैराइटल सेल्स। अगेंस्ट पैराइटल सेल्स, एक डिजीज़ जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट पैराइटल सेल्स, जिसकी वजह से CIF कम होने लगता है, विच लीड्स टू अ टाइप ऑफ एनीमिया। उस टाइप ऑफ एनीमिया का नाम आपको मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम और बात करें तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है आयरन? तो आयरन हीम का पार्ट है, और बिना हीम के तो हीमोग्लोबिन होगा ही कैसे, है ना। हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि पोरफायरिन रिंग होती है, और उस पोरफायरिन रिंग के सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन। और आयरन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मेटल जिसका नाम है कॉपर। कॉपर भी एरिथ्रोपोइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये रोल एक्चुअल में इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल कैसे है कि कॉपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हम जो फूड में आयरन लेते हैं ना, उस आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा अगर आपकी बॉडी में कॉपर डेफिशिएंसी है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपकी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा आपके फूड से, इन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, एलिमेंट्री कैनाल यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब कॉपर कम है तो आयरन भी अपने आप कम होगा, और आयरन कम होगा तो एनीमिया तो होगा ही। यानी कॉपर इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करता है। तो बस दैट्स इट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। देखो, ब्लड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बहुत कुछ है ब्लड में पढ़ने को, है ना, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। रोज़ एक वीडियो रिलीज़ करूँगा मैं, और आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो एक सेकेंड रुकिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए किसी तरह का अगर आपको डाउट रहे तो। और अगर आप मेरे मेंबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, तो मेंबर बनते ही आप सबसे पहले मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम वगैरह व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको इल्यूम बायोलॉजी मेंबर्स वाले ग्रुप में जोड़ सकूं। ठीक है, देखो अभी भी बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। जब तक आप हमारे उस ग्रुप से नहीं जुड़ोगे तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपको पूरा फ़ायदा इसका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।